अभ्यास प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज हम करने वाले हैं प्रश्न संख्या 8, 9 और 10। तो ये देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है आयरन के ऑक्साइड का आपको आणविक सूत्र बताना है, जिसमें आयरन का जो प्रतिशत है वो कितना है 69.9 ग्राम, और जो यहाँ पे ऑक्सीजन है उसका प्रतिशत कितना है भाई मेरे 30.1 ग्राम है। यानी कि यदि मैं ऑक्साइड को 100 ग्राम मानता हूँ, यदि मैं जो यहाँ पे कंपाउंड है उसको, उसका जो मास है उसको यदि मैं 100 ग्राम मान के चलूँ, तो वहाँ पे यहाँ पे आयरन का जो प्रतिशत रहेगा वो कितना रहेगा 69.9% बोल लो या फिर ग्राम बोल लो, एक ही बात है यदि हम 100 ग्राम ले रहे हैं तो। ठीक है, तो जो आयरन है वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर Fe की यदि बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा 69.9 ग्राम। अच्छा जी, और ऑक्सीजन कितना है भाई मेरे 30.1 ग्राम। अच्छा, यदि हम देखते हैं कि आयरन का मुझे मात्रा पता है, आयरन का भार पता है, ठीक है जी, और आयरन का मुझे यहाँ पे जो इसका मोलर मास होता है, ये हम बोल सकते हैं इसका जो द्रव्यमान होता है आयरन का वो भी पता है, यानी कि मात्रा कितनी दी हुई है 69.9 ग्राम, और इसका जो मास होता है वो भी मुझे पता है। तो क्या मैं यहाँ पे मोल संख्या निकाल लूँगा क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? भार बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा फेरस का, यानी कि आयरन का भार। ठीक है जी, तो आप देखिएगा यहाँ पे यदि हम बात करते हैं आयरन के द्रव्यमान प्रतिशत की, तो कितना दिया हुआ है 69 ग्राम, 69.9 है। ठीक है जी, इसको लिख लेंगे सही, यहाँ पे 69.9 है, यहाँ भी सही कर लेंगे 69.9 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, आयरन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया हुआ है 69.9। यदि हम देखते हैं तो आयरन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, परमाणविक द्रव्यमान 55.85 ग्राम होता है। ठीक है जी, अब मोल संख्या मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, जो द्रव्यमान दिया हुआ है यानी कि जो प्रतिशत दिया हुआ है उसमें मैं परमाणविक द्रव्यमान से भाग लगा दूंगा, यानी कि जो 69.9 यहाँ पे दिया हुआ है उसमें डिवाइड कर दूंगा, किससे मैं यहाँ पे 55.85 ग्राम से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो ये कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 1.25 मोल ये यहाँ पे आ गया। पक्की बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, अब जो तरीका होता था, आपको मैंने टेबल बना करके जब आपको यहाँ पे आणविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र बताया था तब आपको एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है जी, जहाँ पे हमने क्या लिखा था भाई मेरे यहाँ पे सरलतम मोलर अनुपात निकाला था। और सरलतम मोलर अनुपात कब निकलता है, जब मोल की संख्या निकाल ली जाती है और जिसके न्यूनतम मोल होते हैं उससे दोनों की मोल की संख्या में डिवाइड कर दिया जाता है। तो सरलतम मोलर अनुपात बाद में निकालेंगे, पहले देखिएगा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, तो आप देखते हैं 30.1 ग्राम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, तो उसके जो मोल निकल करके आएंगे वो कितने आ जाएंगे 1.88 मोल यहाँ पे निकल करके आ गए। या बोल सकते हैं कि सर 30.1 है, उसमें यदि हम 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है 1.88 मोल ही आने वाले हैं। अब देखिएगा एक के मोल कितने आए हैं 1.25। अच्छा जी, एक कितने आए हैं 1.88 मोल यहाँ पे आए हैं। अब दोनों में यदि हम देखते हैं तो जो छोटी वाली संख्या है वो कौन सी है, छोटे वाले मोल कौन से हैं, तो आप बोलेंगे सर 1.25 क्या है यहाँ पे छोटे वाले मोल हैं। अब 1.25 से हम क्या करेंगे, जो दोनों मोल संख्या है ना उनमें डिवाइड कर देंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा यहाँ पे एक सरलतम मोलर अनुपात निकल करके आ जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे कितनी बार कट जाएगा भाई मेरे, वन टाइम कटेगा, यानी कि जो यहाँ पे फेरस का जो मोलर संख्या थी उसमें हम क्या करेंगे 1.25 से ही डिवाइड कर देंगे, तो वन टाइम ही कटने वाला है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे फेरस की मोलर संख्या आई है वही तो वो न्यूनतम संख्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी कि 1.25। ठीक है, कौन सी संख्या है 1.25। अच्छा जी, अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे इसके सरलतम मोलर अनुपात की, तो ये कितना आएगा भाई मेरे, देखिएगा 1.88 मोल किसका है यहाँ पे ऑक्सीजन का। ठीक है, डिवाइड किससे करना है 1.25 से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 1.5 के बराबर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सर यदि यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये तो क्या है यहाँ पे एक पूर्णांक नज़र आ रहा है, लेकिन 1.5 जो है वो यहाँ पे आपको पूर्णांक नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे सबसे छोटा वाला पूर्णांक होगा वो क्या बन सकता है, तो आप बोलेंगे सर आप एक काम कर सकते हैं, यदि मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। यदि 1.5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 3 बन जाएगा। यानी कि न्यूनतम
जो सरलतम पूर्णांक हो सकता है वो कितना बन सकता है वो मुझे निकालना है। तो देखिएगा यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का सरलतम पूर्ण संख्या में मोलर अनुपात कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। अच्छा जी, फेरस का निकालना है तो कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भाई मेरे जो ऑक्सीजन है वो कितनी है 3। अच्छा Fe कितना आया यहाँ पे 2, तो सीधा सीधा सूत्र लिख सकते हैं हम, क्या आ गया Fe2O3, यानी कि जो मूलानुपाती सूत्र आ गया है वो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे Fe2O3, यहाँ पे इसका मूलानुपाती सूत्र आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने देखा फेरस कितना है यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन कितना है भाई यहाँ पे मेरे 3 है। पक्की बात है, Fe2O3 इसका यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र आ गया। अब यदि मैं देखता हूँ इस मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान मुझे निकालना है, तो आप बोलेंगे सर फेरस कितने हैं यहाँ पे 3 है। अच्छा ऑक्सीजन की बात की जाए तो कितने हैं भाई यहाँ पे, सॉरी फेरस कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन की बात की जाए तो 3 है। ठीक है जी, अब मैं देखता हूँ कि सर एक फेरस का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 55.85, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 से गुणा कर दो, ये कर दिया। अच्छा ऑक्सीजन का 1 का 16, 3 का कितना आ जाएगा 16 तिया यहाँ पे 48 आ जाएगा। पक्की बात है। अच्छा जैसे हम देखते हैं ऐड किया कितना आया 159.7 ग्राम पर मोल। अच्छा पर मोल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इतनी मात्रा है एक मोल में 159.7 ग्राम यहाँ पे है। ठीक है जी, अब बताओ मुझे ये वाली चीज़ आपने क्या पहले पढ़ी हुई थी क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल पढ़ी हुई है। यदि मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान को मैं n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, अणु सूत्र का जो द्रव्यमान आता है वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखिएगा आप यहाँ पे यदि मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान से किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे। अच्छा यदि मोलर द्रव्यमान की हम बात करते हैं तो मोलर द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, फेरस के ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 160 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है जी, लेकिन एग्जैक्ट की हम बात करें तो वो कितना होता है 159.8 ग्राम होता है। अब आप देखेंगे मूलानुपाती सूत्र का क्या द्रव्यमान दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कितना होता है भाई यहाँ पे 159.7 कहाँ से लेकर के आए हम यहाँ पे, हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला। अच्छा जैसे हम यहाँ पे देखते हैं दोनों को, तो ये कितना आता है यहाँ पे इनका रेशियो 1 आ गया। अब रेशियो 1 आ गया है यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे भाई मेरे 1 आ गई। अच्छा n की वैल्यू यदि 1 आ गई है तो हम क्या करेंगे, आणविक सूत्र के लिए n गुणा मूलानुपाती सूत्र ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा n की वैल्यू कितनी है 1 और मूलानुपाती सूत्र निकल के कितना आया था यहाँ पे, यही निकल करके आया था। ठीक है जी, अब जैसे ही n की वैल्यू 1 आई तो हम वैसे ही समझ गए कि यदि n की वैल्यू 1 आ गई है तो जो मूलानुपाती सूत्र है वही क्या रहेगा भाई मेरे, इसका अणु सूत्र या फिर आणविक सूत्र रहेगा। तो यही क्या हो जाएगा भाई मेरे, इसका आणविक सूत्र हो जाएगा Fe2O3 का, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, यहाँ पे ये आणविक सूत्र हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि मुझे मोलर द्रव्यमान पता है, ठीक है, और यदि मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला का यदि मास पता है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, यानी कि 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू यदि मुझे पता है तो मैं आराम से चीज़ों को निकाल सकता हूँ। या तो मुझे n की वैल्यू दे दें और मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान की वैल्यू दे दें तो मैं मोलर द्रव्यमान निकाल लूँगा। ठीक है, या फिर इन दोनों ये वाली दोनों चीज़ें दे दें तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू निकाल लूँगा, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है। वीडियो नंबर 10 में मैंने आपको सिखाया है, औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, वहाँ पे हमने कार्बन की बात की थी, यहाँ पे आज हम करेंगे क्लोरीन की बात। तो प्राकृतिक बाहुल्यता की यदि हम बात करते हैं तो बाहुल्यता परसेंटेज में होता है ये। ठीक है, प्रकृति में कितना पाया जाता है, तो ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे 75.77। कौन सा क्लोरीन है, 35 वाला क्लोरीन है ये। ठीक है, अच्छा यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे 37 क्लोरीन की, तो वो कितना दिया हुआ है मेरे यहाँ पे 24.23% दिया हुआ है। अच्छा जी, यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो मोलर मास कितना होता है, यदि हम क्लोरीन 35 की बात करते हैं तो एग्जैक्ट जो मोलर मास रहता है उसका वो कितना होता है 34.9689 होता है। और यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे 37 वाले की, तो ये कितना हो जाएगा 36.9659 होता है। अच्छा ये 37 क्यों हुआ, याद करो राउंडिंग ऑफ मैंने करना सिखाया था। ठीक है जी, थ्योरी की लास्ट वीडियो में। तो ये कितना हो जाएगा, यदि मैं लास्ट के डिजिट को हटाता हूँ तो यहाँ से हटाते चलो लास्ट में कितना आ जाएगा यहाँ पे 37 आ जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे एक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वाली छोटी छोटी चीज़ें मुझे आनी चाहिए। अब यदि मैं बात करता हूँ आगे, तो इसका औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन करने के लिए हमने क्या किया था,
तो आप बोलेंगे सर जो 75.77% था ना, यानी कि 34.9689 का इतना परसेंट निकालो और इसका इतना परसेंट निकाल करके दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यदि हम देखते हैं यहाँ पे 35 वाले को, ठीक है जी, 35 क्लोरीन को देखते हैं तो देखिएगा 75.77% लगाया है, इसलिए क्या किया मैंने यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी, क्योंकि परसेंट मैंने यहाँ पे से हटा दिया। अब देखता हूँ तो ये कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से यदि कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा, कैलकुलेट यदि मैं करूँगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ आपको पड़ेगी, ठीक है, लेकिन वीडियो को पॉज कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। आपका जो यहाँ पे इसका आंसर आने वाला है कितना आएगा, यहाँ पे 26.4959 AMU आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन 37 की। यदि क्लोरीन 37 की यदि बात की जाए तो कितना पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर 24.23% पाया जाता है। अच्छा, द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 36.9659 होता है, ठीक है जी। तो ये निकाल लेंगे तो कितना हो गया, 8.9568 AMU ये हो जाएगा, ठीक है। बड़े आगे, अब मैंने क्या बताया था कि ये दोनों यदि निकल गए हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड किया तो 26.4959 और 8.9568 को मैंने ऐड किया तो ये कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 35.4527 AMU आ गया। यानी कि औसत परमाणु द्रव्यमान की यदि हम बात करें क्लोरीन की तो वो कितना आ जाएगा, 35.4527 ये यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। तो बड़े आगे, ये था क्या क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, एथेन की ये बात कर रहा है, ठीक है। एथेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C2H6 होता है। अच्छा, अब यहाँ पे के 3 मोलों की बात कर रहा है कि 3 मोलों में निम्नलिखित का परिकलन करना है। यानी कि एथेन के मुझे कितने मोल लेने हैं भाई मेरे, 3 मोल मुझे लेने हैं। अच्छा, एथेन के 3 मोलों की यदि मैं बात करता हूँ तो आप देखना भाई, कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या मुझे निकालनी है। अच्छा, 1 मोल की बात करते हैं। अब रस समीकरण में यदि आपको पता है, मोल कॉन्सेप्ट आपको पता है, मोल समीकरण आपको पता है, तो शायद ये वाली चीज़ आपके लिए थोड़ी सी आसान होगी। कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पूछ रहा है कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या मुझे बतानी है। यदि मैं देखता हूं कि 1 मोल यदि मैं लेता हूं, 1 मोल यदि मैं लेता हूं तो वहां पे कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी रहेगी, ठीक है, कार्बन के परमाणुओं के मोलों की संख्या कितनी रहेगी, तो मैं क्या करूंगा, 3 मोलों के लिए आराम से निकाल सकता हूं। तो देखिएगा, यदि मैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखता हूं तो 1 मोल C2H6 में 2 मोल कार्बन परमाणु हैं, देख पा रहे हैं आप। यदि C2H6 की बात करते हैं यहाँ पे तो 1 मोल में कार्बन कितने हैं यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर 2 मोल कार्बन हैं। अच्छा, यदि मैं 3 मोल ले लेता हूँ, यदि मैं 3 मोल एथेन ले लेता हूँ तो वहाँ पे कार्बन कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 1 में यदि 2 है तो 3 में यह संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 3, और आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा। यानी कि कार्बन के 6 मोल कार्बन परमाणु यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। बड़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या मुझे बतानी है। अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या देखो ध्यान से, 1 मोल की बात करता हूँ, 1 मोल में कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पे 3 मोलों में कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर ये सीधा आंसर आ गया, कितना, 18 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, 1 मोल C2H6 में 6 मोल हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो 3 मोल में कितने होंगे, तो 3 गुणा 6 बराबर कितना आ गया, 18 मोल हाइड्रोजन परमाणु हमारे यहाँ पे आ गए। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एथेन के अणुओं की संख्या मुझे निकालनी है। एथेन के अणुओं की संख्या मुझे निकालनी है, कितने में, 3 मोल में मुझे निकालनी है। तो देखिएगा, यदि हम बात करते हैं कि 1 मोल C2H6 में कितने रहते हैं अणु, तो आप बोलेंगे सर एवोगैड्रो नंबर 6.02 into 10⁻23। तो मुझे बताओ, जब 1 मोल में इतने होते हैं तो 3 में कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर 3 के लिए इसको 3 से गुणा कर दो और इसको भी क्या करो, 3 से गुणा कर दो, तो सीधा आंसर आ गया। इकाई मेथड है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ये सीधा कर रहा हूँ मैं। बाकी ये इकाई मेथड, ये 3 मोल में कितना हो जाएगा, 18.06 into 10⁻23 अणु आपके आ जाएंगे, ठीक है जी। तो 18.06 गुणा 10⁻23 अणु आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 3 मोल में उपस्थित होंगे, 3 मोल एथेन में उपस्थित होंगे। तो ये था बच्चों क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हम कर चुके हैं।
अगली क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के बारे में। ठीक है जी, तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।